जब आप मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपकी ही ड्यूटी है कि उसके साथ आप उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी डिजाइन करें, ताकि कोई लूप होल ना रहे और सिस्टम काम बढ़िया से चलता रहे। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्राइमरी, ये देखिए, इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजमेंट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एडुकेट इंटरनल कंट्रोल। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल कंट्रोल मैनेज करें। दैट्स इट, समझे? किस तरीके का होगा वो डिपेंड करेगा साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सिंपल सा इंटरनल कंट्रोल होगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और बड़ा सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या बातें कवर है, किन किन चीजों को हम इंक्लूड करें। तो देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, या फिर बनाते टाइम पे इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, आप किस तरीके से अथॉरिटी असाइन करते हैं और किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, इन बातों के हिसाब से ही स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कैसे डिटरमाइन होती है, कौन जिम्मेदार है किस चीज के लिए, ये सारी बातें देख के और ध्यान में रख के ही आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस किस तरीके से काम करते हैं, उन पर काम करने का तरीका क्या है, मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करेंगे। बेसिकली सिर्फ इतना सा समझना है आपको कि स्कोप जो है, स्कोप का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या चीजें कवर है। स्कोप का मतलब होता है इसमें क्या क्या चीजें कवर है। तो इसमें वो सारी चीजें कवर है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या ढांचा हमें समझा दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये चाहता हूं कि भैया सारा मैनेजमेंट मैं करूं ताकि कोई गलती होने के चांस कम हो। ठीक है, मैं स्टाफ को दूंगा किसी को, वो हो सकता है लापरवाही करे और उसकी वजह से मेरा नाम खराब हो। तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं सारी अथॉरिटी अपने पास रखूं। तो क्या मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलग तरीके का होगा? उसमें इस तरीके से होगा कि हर काम की अप्रूवल मुझसे लेनी है। यस, तो मैं पॉलिसी ऐसी बनाऊंगा ना कि हर काम की अप्रूवल आपको मेरे से लेनी पड़ेगी। राइट, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि नहीं, मुझे ज्यादा लोड नहीं लेना, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो मैं लिमिटेड काम करूंगा, सिर्फ मैं ऊपर से सुपरवाइज करूंगा, बाकी मैंने नीचे मैनेजमेंट अपॉइंट करना है। तो क्या मेरा कंट्रोल सिस्टम अलग हो जाएगा? यस। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, हर बात पे डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये वाली चीजें है ना, ये 3 पॉइंट, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। मोस्ट, मोस्ट एंड मोस्ट। ठीक है, ओके। पहला बोल रहा है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है? तो फाइनेंशियल एंड अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ठीक है, मतलब इसको पहले समझ लो, एलिमेंट का मतलब क्या होता है। हमारा जो शरीर है कितने एलिमेंट से मिलकर बना है भैया? बोलो भाई, हम कितने चीजों से मिलके बने हैं? आवाज आ रही है? तो जवाब दे दो भैया, आवाज आ रही है तो। ये आप पे कोई सत्संग सुनने थोड़ी आए हो, जवाब भी तो देना है सबको। अरे मैंने सवाल भी पूछा है, आवाज आ रही सिर्फ ये नहीं पूछा, मैंने कुछ सवाल भी पूछा है। अगर ऐसे करोगे ना तो मैं रिकॉर्डिंग करके सारी क्लास रिकॉर्डेड भेज दूंगा भैया। फिर जब आपको सुनना ही है तो रिकॉर्डेड में सुन लो।
जब आपको सिर्फ सुनना ही है तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको आगे की सारी क्लासेस, और करनी भी नहीं है, मेरे पास सारी रिकॉर्डेड पड़ी है, मैं सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भेज दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो भेजूंगा 7.1 2 3 4 सारे रिकॉर्डेड ही भेजूंगा। जिसका नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सबका हो चुका है, जिन जिन का नहीं हुआ उनको रिकॉर्डेड ही भेजूंगा। अंजलि, चिराग, दिव्य, जाह्नवी, प्राची, क्या हो रहा है भाई? अच्छा, ये बात कहने में कि पता नहीं है, 5-6 मिनट लगे प्राची आपको? सिर्फ ये बात कहने में कि मुझे पता नहीं है 6-7 मिनट लग गए आपको? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट का मतलब है जिन चीजों से मिलके कोई चीज बनती है उसको बोलते हैं एलिमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल किससे बना है? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्लान क्या है, प्लान के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल बनता है। हमारे पास कॉम्पिटेंट पर्संस कौन कौन है, कितने लोग हैं, उनके हिसाब से बनता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, हम किस तरीके से काम डिवाइड करते हैं उसके हिसाब से। सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसकी क्या क्या जिम्मेदारी हम चाहते हैं उसके हिसाब से। सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ असेट फ्रॉम अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग कर रहा है उसके पास, जैसे मान लीजिए लूज चेक्स हुए है ना, चेक बुक हुई, ये सब लोग अकाउंटिंग वाले के पास नहीं रखते, उसको उससे दूर रखा जाता है, अलग से मेंटेन करवाया जाता है। मतलब ट्रांसफर करने का डॉक्यूमेंट और असेट दोनों चीजें एक जगह नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाते टाइम पे सारी जितनी भी अथॉरिटीज है, जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी काम है, सारे अथोराइज होने चाहिए। मतलब जो टॉप अथॉरिटी हो सारे काम को क्या करेगी, अथोराइज कर रही हो। इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। और मैनेजरल सुपरविजन, टाइम टाइम पे मैनेजमेंट उसको देखता रहेगा, इस तरीके का उसमें प्रोविजन होना चाहिए। तो इन सब चीजों से मिला के आपको एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या फायदा है भैया इंटरनल कंट्रोल का? फायदा सुनिए। पहला, हम हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मदद करेगा फ्रॉड रोकने में, अबनॉर्मलिटीज रोकने में। तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं।
रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं होगी, सिस्टम अच्छा होगा, तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ज्यादा विश्वसनीय होगी, तो दैट मीन्स रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आगे लिखा है इट इंश्योर द वेरियस कंप्लायंस विद लॉ, आपको कब कौन सा फॉर्म भरना था, कब किसको इन्फॉर्म करना था, ये सारी बातें हो रही है टाइम पे या नहीं हो रही, ये सब भी आप इंटरनल कंट्रोल के जरिए क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ सारा काम टाइम पे हो रहा है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशंस, जितने भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं सारे इफेक्टिवली हो पाए, उसमें किसी तरीके का वेस्टेज ना हो, ये काम भी आप इससे इंश्योर कर सकते हैं। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, अगर कोई फ्रॉड और एरर होगा तो उसे जल्द से ही पकड़ लिया जाएगा, उस या फिर रोकने में, पहली बात तो रोका जाएगा, और अगर रोका नहीं जा सका, हो गया फ्रॉड, तो उसको ढूंढने में मदद कर देगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इट इंश्योर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब गलतियां नहीं होगी, जब रेक्टिफिकेशन तुरंत होते रहेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आ गया देखिए लिमिटेशन, लिमिटेशंस को आप कमियां भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस को आप कमियां भी बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेक इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव, भाई कमियां क्या है, कमियां ये है कि सर हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन तो कर दिया, पर वो इफेक्टिव इनइफेक्टिव भी हो सकता है अगर हमारा स्ट्रक्चर काम का नहीं हुआ। हमने बोल दिया एक प्रोसेस 6 जने करेंगे, अब उस प्रोसेस के लिए 6 जने हमारे पास है ही नहीं, हम 2 लोगों से वो काम करवा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने का। ठीक, सुटेबिलिटी के हिसाब से आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत बड़ा डिजाइन कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन आपकी छोटी सी है, तो वो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर नॉर्मली फेल इन कीप द अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, रूटीन ट्रांजैक्शन तो चेक कर लेता है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आएगा तो उसको चेक करने के लिए उसमें कमांड ही नहीं डाला हुआ, और कमांड नहीं डाला हुआ तो फिर वो उस क्राइटेरिया में पकड़ा नहीं जा सकता। इंटरनल कंट्रोल कॉस्टली है क्योंकि इसके लिए आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा, एफर्ट्स, पैसा, मशीन सब लगाना पड़ेगा। आप कहते हो कि एक प्रोसेस 4 लोग ज्वाइन करें, 4 लोग उसको चेक करें, तो जाहिर सी बात आपके पास 4 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई ये कॉस्टली है। ठीक है, मेंबर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ओवरराइड और इंटरफेयर विद द कंट्रोल, बॉस ने कह दिया कि भैया सिस्टम बना हुआ है पर उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, तो सिस्टम तो खत्म। तो अगर बॉस अपनी चलाता है या बड़ा आदमी जो ऑफिसर है वो कहता है कि जब मैं जो कहता हूँ वो होना चाहिए, मुझे सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे तो सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो उसकी कमी है। कमी मतलब कि इन इन सिचुएशन में आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, इंटरनल कंट्रोल का फायदा नहीं होगा। कोलिजन ऑफ 2 और मोर पीपल्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल जाएंगे, जिन 4 लोगों को आपने बिठाया था कि आप काम ऐसा करेंगे, पहले ये करेगा फिर ये करेगा फिर ये फिर ये, ताकि एक जना फ्रॉड ना कर सके, पर ये चारों ही मिल गए और चारों ने मिलकर फ्रॉड किया, तो उसको पकड़ना नामुमकिन है। ठीक है, उसको आपका सिस्टम नहीं पकड़ पाएगा। आगे लिखा है कंट्रोल में बिकम रेड्यूडेंट विद पासेस ऑफ टाइम इफ नॉट अपडेटेड, अगर आप टाइम टू टाइम उस सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते, जैसे अपन मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, वैसे अगर आप उस अपने कंट्रोल सिस्टम को अपडेट नहीं करते तो वो क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा और अबेंडेंट हो जाएगा। फिर ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर का मतलब है कि अगर हमने कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते टाइम पे, क्योंकि बनाने वाला कोई इंसान ही था, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाते टाइम पे ही कोई गलती रह गई तो वो गलती तो आगे तक चलती रहेगी, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और ऑडिटर, अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कर दी सर। हाँ हो सकती है, राघव हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब देखो सर, हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम करते हैं तो ऑडिटर का भी काम होता है अपना, और मैनेजमेंट का काम अपना होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना, अकाउंटिंग करना,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तैयार करके देना, ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, ये ऑडिटर की नहीं है जिम्मेदारी। ठीक है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि उनको चेक करना। ठीक है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? उनको चेक करना। The auditor might resort to examination and evaluation of internal control that exist in the organization. He formulates, ये क्या करता है? ऑडिट प्रोग्राम बनाता है और उसके हिसाब से ऑडिट को परफॉर्म करता है, ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो उसको पकड़ा जा सके, और उन कमियों को एक पेपर में लिख के ये क्या करता है? मैनेजमेंट को बता देता है, और उसे कहते हैं लेटर ऑफ वीकनेस और मैनेजमेंट लेटर कहते हैं। ये बहुत बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि लेटर ऑफ वीकनेस क्या है या मैनेजमेंट लेटर क्या है। समझ गए? तो ऐसा एक लेटर, ऐसा एक रिटर्न स्टेटमेंट जिसके अंदर ऑडिटर जो कमियां हैं उन कमियों को बता देता है मैनेजमेंट को कि ये कमियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम का इवेल्यूशन, आपको फाइनली टोटली बोला गया कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ये बताइए। इवेल्युएट कीजिए, जैसे किसी भी चीज को अपन इवेल्युएट करते हैं, आपकी कॉपी चेक होती है, वो भी एक तरीके का इवेल्युएशन ही है। ठीक है, तो आपको इवेल्युएट करने को कहा गया किसी चीज को, तो क्या करेंगे भैया? आप किसी चीज को इवेल्युएट कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, सबसे पहले आप उस चीज को समझेंगे या उस सिस्टम को समझेंगे। डिस्कशन विद द पर्सनल एट द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, मैनुअल, फ्लो चार्ट, ये सब चीजों से आप ये समझ लेंगे कि सिस्टम है कैसा, कैसा सिस्टम लगाया गया है, पहले वो समझ लेंगे। आपको ये जानना है कि सिस्टम सही है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले आप सिस्टम की जानकारी लेते हैं। सिस्टम की जानकारी लेने के बाद आप उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है प्रोसीजर टेस्ट। प्रोसीजर टेस्ट के लिए बोला गया these टेस्ट डील विद द चेकिंग ऑफ द कंप्लायंस of procedure laid down by the management in respect of transactional flow at each stage. That means, ठीक है, that means कि मैनेजमेंट आपको बताता है कि भैया ये देखो काम ऐसे होता है, ये काम इस लेवल पे होता है, ये काम इस लेवल पे होता है, ये काम इस लेवल पे होता है। तो आप चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये सारे काम अपने अपने लेवल पे होते हैं। इनमें ऐसा तो नहीं है कि ये नीचे वाले लेवल वाला ऊपर वाला काम कर रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला काम कर रहा है। तो ये सिस्टम आपको चेक करना है। ठीक है, they provide reasonable assurance about the proper implementation and effectiveness of internal control। जब हम प्रोसीजर चेक करेंगे और हमें पता चलेगा कि प्रोसेस सही है, जैसा बताया गया वैसा ही चल रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कितने अच्छे से लगाया गया है और उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। और अगर सही से नहीं चल रहा होगा तो आप इन डेप्थ एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे। समझ गए? ओके, एग्जामिनेशन इन डेप्थ। अगर हमें लगा कि नहीं नॉर्मल चेकिंग से काम नहीं होगा, हमें तो बहुत डिटेल में जांच करनी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? कुछ ट्रांजेक्शन को उठाएंगे, उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट हुआ वहां से लेके, जैसे परचेज ऑर्डर आया है ना, तो सेल ऑर्डर आया मान लीजिए, तो अपन ने उस सेल ऑर्डर को लिया, फिर उसको अप्रूव किया, फिर उसका माल तैयार किया, पैकिंग किया, डिस्पैच किया, फिर वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाके डेटर्स के रूप में खड़ा हुआ। तो वो सारी प्रोसेस चेक करेंगे कि क्या वो सही से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, जब हमें पता चलेगा हर स्टेज पे सारा काम वैसा हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही नहीं है। Documentation of the same and authenticity of authorization is checked in detail. The auditor form a conclusion. अब auditor finally एक conclusion पे पहुंचेगा कि अच्छा ठीक है भैया काम नहीं हो रहा तो ऐसा, और हो रहा है तो ऐसा, वो एक राय पे पहुंचेगा अपनी। ठीक है, अब जैसी उसकी राय अबाउट द इंटरनल कंट्रोल, वैसा उसका काम, तो उसको लगेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो वो कम चेक करेगा, उसको लगेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो ज्यादा चेक करेगा। तो द डिग्री एंड नेचर ऑफ वीकनेसेस इन द सिस्टम, सिस्टम में कैसी कमी है, कितनी कमी है, कितनी सीरियस है वो सारी चीजें चेक करेगा।
ठीक है, वो उस पर कितना विश्वास कर सकता है इंटरनल कंट्रोल पे, वो चेक करेगा। और उसके हिसाब से अपना NTE, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, मुझे किस तरीके से ऑडिट करनी है, कितने टाइम में करनी है, किस हद तक करनी है, ये सारी बातें वो डिसाइड कर लेगा। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, टेस्टिंग, प्रोसीजर टेस्टिंग, क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी एक तरीका है, क्वेश्चनरी बना के ले जाना एक तरीका है प्रोसीजर टेस्ट करने का। जो क्वेश्चनरी हम बना के ले जाते हैं, क्वेश्चन बैंक, वो एक तरीका है इस बात को चेक करने का कि आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑडिटर अब स्टार्ट करेगा ना ऑडिट। हाँ, अभी तो ऑडिटर ने जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई करता है, इवेल्युएट करता है, तभी तो उसको वो डिसाइड करता है कि मैं कितनी चेकिंग करूंगा। ये सब प्लानिंग फेज की बातें हैं, प्लानिंग फेज में हो जाती है। अगर डाउट हुआ तो फिर इनडेप्थ चेकिंग करेगा, इनडेप्थ चेकिंग में भी गड़बड़ मिलेगी तो फिर रिपोर्ट करेगा। प्रोसीजर टेस्ट और प्रोसीजर टेस्ट को करने के तरीके, तो जो क्वेश्चनरी आप बोल रहे हो वो तरीका है। आगे देखिए, टेक्निक फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये देखिए। अब ये जो आपको यहाँ लिखा गया कि टेस्ट कर रहे हैं हम, ये वाला, तो ये टेस्ट करने का तरीका क्या होगा, वो ये होगा, ये वाला तरीका होगा। तो सबसे पहला चेकलिस्ट, इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए मेंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉलो। ऑडिट का जो टीम मेंबर होगा ऑडिटर का, वो उस चेकलिस्ट को लेके आएगा और उसके हिसाब से एक एक चीजें चेक करता जाएगा। दूसरा है फ्लो चार्ट, इट इज ए पिक्टोरियल representation of internal control system depicting its various elements such as operation, process, and control, which help to give a concise and comprehensive view on the organizations working to the auditor. ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, मुझे पता करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। मुझे ये बताया गया कि सर ये तो टॉप डिपार्टमेंट है, टॉप के बाद में 3 लेवल पे मिडिल मैनेजमेंट होता है, इसके अंडर में बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंडर में बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंडर में बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई फ्लो चार्ट बना के दे रखा हुआ हुआ, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा काम करने का राइट किसके पास है और उसको करने का तरीका क्या है। एंड लास्ट वन इज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, जिसके अंदर ऑडिटर क्या करता है, पहले से ही क्वेश्चन ड्राफ्ट करके ले जाता है और वहाँ के जो स्टाफ मेंबर होते हैं, जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछता है और उसके हिसाब से उसको ये पता चल जाता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आगे आ रहा है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है? देखो, इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल का ही एक हिस्सा है। सबसे ऊपर होता है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल, उसके अंडर में दो चीजें होती हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक के अंदर क्या होता है
कि एक बंदे का किया हुआ काम दूसरा बंदा चेक करता है, मतलब डेली बेसिस पे जो जो आदमी काम करके जाएंगे उनका सीनियर उसको चेक करेगा। और इंटरनल ऑडिट आपको बताइए एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जिसके अंदर मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है इसके ऊपर ऑडिटर को अपना कमेंट करना होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बोला गया इंटरनल ऑडिट है क्या, तो इट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द स्टाफ ऑफ एंटिटी। अब ये कोई भी हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, प्रोफेशनल मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। उसका काम क्या है, उसका काम इतना है कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लेवल पे जो काम हो रहे हैं उनको चेक करना और उसके बारे में अपनी ओपिनियन देना। ठीक है सर, इंटरनल ऑडिट करवानी किसको होती है, तो इंटरनल ऑडिट करवाने के लिए क्या बोला गया है कि वो कंपनी जिनको गवर्नमेंट बोले कि आपको इंटरनल ऑडिट करवानी है उनको इंटरनल ऑडिट करवानी है। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपने यहाँ पे है या नहीं है देख लो। नहीं, अपने बुक में नहीं है। ओके, आगे आ जाइए। इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व 5 एरिया ऑफ ऑपरेशन। जब आप इंटरनल ऑडिट कर रहे होते हैं तो आप 5 चीजों पे फोकस करते हैं। क्या है वो 5 चीजें? पहला, इंटरनल कंट्रोल शुड रिव्यू द रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट हो रही है, क्या वो सिक्योर है, क्या वो रिलायबल है, क्या उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, इस बात को इंश्योर करता है ऑडिटर। ठीक है, उसके साथ ही साथ ऑडिटर को ये भी पता करना होता है कि लॉ, रेगुलेशंस और पॉलिसीज, प्लान जो भी हमने बनाए थे क्या वो सब ऑर्गेनाइजेशन पे प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिर्फ ऐसा ना हो कि पॉलिसी बना के रख दी, काम कुछ हो नहीं रहा, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये काम भी इंटरनल ऑडिट में होता है, चेक किया जाता है। इंटरनल ऑडिट शुड वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ असेट। Internal auditor should verify the existence of asset and should review the means of safeguarding asset. तो इंटरनल ऑडिटर को ये भी करना होगा कि जितनी एसेट बैलेंस शीट में दिखाई गई है क्या उतनी वाकई में उसके पास है। ठीक है, और साथ ही साथ उस जगह को और उस एसेट को वेरीफाई करना होगा। इंटरनल ऑडिटर शुड इंश्योर द इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। एंड लास्ट वन इज accomplishment of established objective and goal for operations। जिस काम के लिए आपने जो टारगेट सेट किया था क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारे काम इंटरनल ऑडिटर के एम्बिट में आते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दूं। सर, इंटरनल ऑडिट से ये भी पता लग जाएगा ना कि इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है। देखो, इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल ऑडिट आती है, हालांकि पता लग जाएगा क्योंकि इंटरनल ऑडिट के अंदर भी इंटरनल कंट्रोल को क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। पता चल जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है। ओके, बोल दो यहाँ तक कोई डाउट। चलिए,
नेक्स्ट, फीचर ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के क्या फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, पहला, ये इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है। अप्रेजल एक्टिविटी का मतलब काम का परफॉर्मेंस का चेकिंग, कि मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, इस बात को जानने का काम इंटरनल ऑडिट में होता है। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, जिसको भी नॉलेज है वो कर सकता है, फिर चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय क्यों ना हो। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज कंडक्टेड फॉर व्यू ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रोल लगाए गए हैं, और जो कंट्रोल लगाए हैं क्या वो इनफ है, इस बात के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है। कंडक्टेड एज सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोल रहे हैं क्या, कि हमने किसी आउटसाइडर से काम करवाया है, हमने उससे राय मांगी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन को चेक करके हमें राय दे। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर मैनेजमेंट का पार्ट होगा तो मैनेजमेंट की कमियों को हाईलाइट कैसे करेगा? तो ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। लास्ट, इट इज कंडक्टेड फॉर प्रमोटिंग इफेक्टिव कंट्रोल एट रीजनेबल कॉस्ट। ये इसके लिए भी काम आती है कि अगर हमारा कोई कंट्रोल सही काम नहीं कर रहा है या उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, तो सही कीमत में सही क्वालिटी का कौन सा कंट्रोल कैसे लगाया जा सकता है, उसके इवैल्यूएशन के लिए भी इंटरनल ऑडिट काम आती है। सर अगर इंटरनल कंट्रोल ही इफेक्टिव है तो इसका मतलब इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक में भी एफिशिएंसी होगा। तो फिर इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक को टेस्ट करने, अरे इंटरनल ऑडिट को चेक कभी नहीं किया जाता, इंटरनल ऑडिट तो खुद चेकिंग है। इंटरनल ऑडिट तो खुद चेकिंग है ना, आप एक थर्ड पर्सन को कह रहे हो। एक बात बताओ, अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाता है और वो एक तीसरे बंदे के पास जाके कहते हैं कि भैया देख हमारी ये बात हुई, बता सही कौन है गलत कौन है, ठीक है, तो इसका मतलब वो तीसरा बंदा क्या कर रहा है, इंटरनल ऑडिट कर रहा है, ये मान लो आप। तो कभी ऐसा होगा क्या कि उस इंटरनल कंट्रोल ऑडिट करने वाले की उस तीसरे बंदे के बारे में हम बोलेंगे इसकी चेकिंग करो? नहीं, उसकी तो नहीं की जाएगी। तो इंटरनल ऑडिट की चेकिंग नहीं होती कभी भी, इंटरनल कंट्रोल की ही चेकिंग हो सकती है। ठीक है, और इंटरनल चेक जो है उसके बारे में चेकिंग ये होती है, अश्योर किया जाता है कि जिस बंदे को जिसका काम चेक करना था क्या वो वाकई में कर रहा है ना। मतलब मिस्टर ए जो भी काम करता है मिस्टर बी उसको चेक करता है डेली शाम को। तो आप किसी दिन देख लो कि ऐसा वाकई में हो रहा है क्या, वो शाम को चेक कर रहा है क्या, बस। नेक्स्ट आ जाइए, फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के काम क्या है? तो इंटरनल ऑडिट के अभी जो फीचर्स बताए थे ना वही काम है। पहला अप्रेजल फंक्शन है, कि कहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है, कौन इफेक्टिव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से किसको प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करना है, उन सब चीजों को काम हो जाते हैं इंटरनल ऑडिट से। दूसरा, सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा अभी हमने बताया कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, ना ही कंपनी का हिस्सा है। वो एक इंडिपेंडेंटली कंपनी के परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है। तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड दैट द ऑडिटर इंश्योर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मैनेज इफेक्टिवली, रिलायबल एंड कंप्लीट। ऑर्गेनाइजेशन असेट आर सेफ गार्डेड। ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट है वो सारी सही है, उसमें किसी तरीके से मैनिपुलेशन या मिसयूज नहीं हो रहा है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा सा डिजाइन किया हुआ है। इन सारी बातों को आपको अश्योर करके बताना होगा किसको, मैनेजमेंट को। ओके, चलिए। एंड अदर ड्यूटीज। अदर ड्यूटी का मतलब क्या है, कि जब इंटरनल ऑडिट की जाती, फर्स्ट पॉइंट की लास्ट, ये कह रहे हैं इंटरनल ऑडिटर जॉब इज टू अप्रेज द एक्टिविटी ऑफ अदर, नॉट टू परफॉर्म स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। भाई ऑडिट करने आप जाते हो तो आपको जाके ये थोड़ी करना है कि उनकी अकाउंटिंग आपको करनी है या उसमें डेटा एंट्री करनी है उनके सॉफ्टवेयर में, ऐसा कुछ नहीं करना।
हमारा काम सिर्फ चेकिंग करना है, ना कि कोई प्रोसेस वहां पे करना, मतलब कि उनके मैनेजमेंट का कोई काम करना हमारा काम नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट कह रहा है अदर ड्यूटीज। अदर ड्यूटी क्या कह रहा है? कनेक्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज लगाई है, टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज लगाई है, क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, ये इंटरनल ऑडिट में आपको पता चल जाएगा। इंटरनल ऑडिटर क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने ही अपॉइंट किया हुआ होता है। इंटरनल ऑडिटर क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने ही अपॉइंट किया हुआ होता है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि वो आपके लिए एक ट्रेनिंग ऑफिसर टाइप का है, जो आपको अपनी कमियां बताएगा, उस कमियों को दूर करने का उपाय बताएगा, जैसे हमारा ट्रेनर हमको बताता है। ठीक है, तो उसके साथ मिलकर आप अपने सिस्टम को अच्छा और बेस्ट बना सकते हैं। ऑडिटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन टू द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है या जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर दे रहा है मैनेजमेंट को, सारी इंफॉर्मेशन चेक करके ही ऑडिटर क्या देगा, मैनेजमेंट को देगा, पहले नहीं देगा। टेकिंग ए शेयर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है, और एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। तो जो कमियां इंटरनल ऑडिटर निकालेगा वो कमियां एक्सटर्नल ऑडिटर के भी काम आएगी, और उनको वो अपनी रिपोर्ट में भी लिख सकता है। बोल दो भैया, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए, टेकिंग ए शेयर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल ऑडिट भी उन्हीं सब चीजों को चेक करता है जिनको एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करता है। तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने पहले से काम कर लिया है उस, और एक्सटर्नल ऑडिटर ने उसके किए हुए काम पे यकीन किया है, तो वहां पे इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने कुछ गड़बड़ ना किया हो। ठीक है, मान लो कोई फ्रॉड हुआ, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं पकड़ पाया और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में नहीं है, तो कल को एक्सटर्नल ऑडिटर कह सकता है ना कि देखो भैया, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं पकड़ पाया था तो मैं भी नहीं पकड़ पाया, क्या हो। तो इस तरीके से, बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्कोप। इंटरनल ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है? देखिए, पहले जो हमने स्कोप पढ़ा था वो इंटरनल कंट्रोल का स्कोप पढ़ा था। हम जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनल ऑडिट का स्कोप पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिट का क्या स्कोप है वो देखिए। रिव्यू द रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। स्कोप में आप हमेशा एक चीज ध्यान रख सकते हैं, मतलब अगर पूरा याद ना हो रहा हो तो आप एक एक नाम याद कर सकते हैं, कि जो जो काम करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है उन सब चीजों को चेक करने की ड्यूटी ऑडिटर की है। बस ऐसे याद कर सकते हैं। जिन जिन चीजों को करना या जिन जिन काम को करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है, उन सब काम को चेक करना ऑडिटर की ड्यूटी है। तो स्कोप में आप वो सब चीजें डाल दो। देखिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन बनाना मैनेजमेंट का काम है, तो हमें उसको रिव्यू करना है। ठीक है, रिसोर्सेज को काम में लेना, कहाँ काम लेना है, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है, पर वो सही काम में आ रहे नहीं आ रहे ये हमें चेक करना है। ठीक है, पॉलिसी बनाना, उनको अप्लाई करना मैनेजमेंट का काम है। राइट, हमारा काम ये चेक करना है कि उन्होंने ढंग से अप्लाई किया या नहीं किया।
समझ गए? असेट जो भी है उनका प्रॉपर यूज हो रहा है, मिस यूज नहीं हो रहा है या अनऑथराइज यूज नहीं हो रहा है, ये रिव्यू करना हमारा काम है। यूज करना किसकी ड्यूटी है? मैनेजमेंट की ड्यूटी है। समझिए, रिव्यू ऑपरेशन एंड प्रोग्राम टू असरटेन वेदर रिजल्ट आर कंसिस्टेंट। एक्चुअल और स्टैंडर्ड, दो रिजल्ट होता है ना, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो हमने सोचा था, एक्चुअल जो हो रहा है, तो टाइम टू टाइम इनको रिव्यू करना कि भैया ये ढंग से हो रहे हैं क्या, अगर उसमें कुछ कमी है, जो हम चाह रहे हैं उतना अचीव नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। तो काम करना ड्यूटी मैनेजमेंट की, चेक करना ड्यूटी ऑडिटर की। ठीक है। इंटरनल ऑडिटिंग देयरफॉर इज अ फंक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग। सिर्फ लोगों को काम दे देना कि भैया ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ठीक है, वो ही इंटरनल ऑडिट नहीं होती। इंटरनल ऑडिट के अंदर हमें खुद चेक करना है और उसके ऊपर अपनी खुद की ओपिनियन देनी है। बता दो भैया, यहाँ तक कोई डाउट है तो, अदरवाइज बाकी करेंगे कल। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल। हेलो हम्म। सर, इन पर कंफ्यूज हो रहे हैं सर हम। क्या कंफ्यूज हो रहे हो बताओ। मतलब सर हर चीज इंटरनल इंटरनल है और सब सारे पॉइंट भी सर सिमिलर भी है, कुछ डिसिमिलर भी है सर, जिससे याद करें ना। याद करने के लिए हर टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तब याद होगा। आज पढ़ो, 5 दिन बाद पढ़ो, फिर 5 दिन बाद पढ़ो, फिर 5 दिन बाद पढ़ो, ऐसे हर हफ्ते का शेड्यूल बनाओ, उसमें इस पूरे टॉपिक को पढ़ डालो, याद हो जाएगा। पॉइंट सिमिलर है क्योंकि चीजें तीनों सिमिलर है, एक ही चीज के 3 टुकड़े हैं। मैंने कहा ना, सबसे ऊपर इंटरनल कंट्रोल होता है, आईसी। आईसी के अंदर आईए इंटरनल ऑडिट होता है, और इसके ऊपर ही इंटरनल चेक होता है। तो अब पॉइंट तो सेम ही होंगे। इसकी जो खूबियां वो इसमें भी है, इसकी जो खूबियां वो इसमें भी है, ये दोनों को मिला के बना है। समझ गए? आपको एकदम शॉर्ट नोट दे रखे हैं मैंने, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपको पढ़ना ही है।